from chapter Environment Management. In previous lecture, we have discussed some of the questions and related MCQs. Let us take some more examples, some more MCQs. Question number first is the process of the process of entry of pollutants into a food chain is known as pollutants into a food chain is known as. Options given are. तो फूड चेन में जब एक पोल्यूटेंट एंटर करता है, एंट्री लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर बायोमास, सेकेंड ऑप्शन इज बायोमैग्निफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है बायो एक्यूमुलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज बायोस्फीयर. लास्ट ऑप्शन है बायोस्फीयर. So it is asked that पोल्यूटेंट जब फूड चेन में एंटर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, बायोमास तो नहीं कहेंगे हम. बायोमास किसी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल मास होता है, ड्राई वेट होता है, उसको बायोमास कह सकते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म के वेट को हम बायोमास कहते हैं. बायोमैग्निफिकेशन इट इज द नेक्स्ट और इट इज अ lateral process which occurs after bioaccumulation. बायोअक्युमुलेशन के बाद जो होता है वो बायोमैग्निफिकेशन होता है. बायोअक्युमुलेशन क्या होता है? सो बायोअक्युमुलेशन इज द एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट इन अ फूड चेन. ऑर्गेनिज्म में जब कोई पोल्यूटेंट एंटर करता है फूड चेन से एंटर करें बायो एक्युमुलेशन. बायो एक्युमुलेशन जब बढ़ता है तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बायो एक्युमुलेशन. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखे हैं, सिमिलर ही क्वेश्चन था ये. सेकेंड क्वेश्चन, फिगर शोज पिरामिड ऑफ बायोमास. एक फिगर दिया है, फिगर इट शोज pyramid of biomass, pyramid of biomass at different trophic levels, at different trophic levels. अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे बायोमास दिया गया है फिगर में. एट विच ट्रॉपिक लेवल वुड at which tropic level would the biological magnification of DDT would be highest, of DDT would be highest. DDT का जो मैग्निफिकेशन है, जो एक्युमुलेशन है, वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा होगा, ऐसा हमें पूछा गया है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया है, फिगर दिया है, देन वी हैव सम ऑप्शंस. तो पहले हम फिगर भी देख लेते हैं. यहाँ पर फिगर में हमें कौन से कंपोनेंट्स दिए हैं, उस कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, so 5 components are given, A, B, C, D, E. तो ये A component, B, C, D और E है. ठीक है, इसके नाम है फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन. ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन है यानी एक्वाटिक प्लांट्स है. ये है जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश,
लार्ज फिश, ठीक है, और लास्ट में दिया है पेलिकन्स, ठीक है, मतलब एक्वेटिक बर्ड्स। पेलिकन्स मीन्स व्हाट? एक्वेटिक बर्ड्स। तो हमें पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी किस में होगा? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस गिवन आर एट ए एंड सी, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड बी। ऑप्शन सी गिवन इज ए एंड बी, सॉरी, ए ओनली, एट ए ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन इज एट ई ओनली। इस तरह से दिया है, ठीक है। अब ये जो हमें जो ट्रॉपिक लेवल का जो पिरामिड दिया है उसको हमें पहले देखना है कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ए बी सी डी ई ट्रॉपिक लेवल को ए बी सी डी से इंडिकेट किया है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ट्रॉपिक लेवल्स यहाँ पर हमें दिए गए। अब इसमें हमें पूछा है कि अगर बायो एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी होता है तो सबसे ज्यादा डीडीटी का मैग्निफिकेशन कहाँ पर होगा? We have studied that, and we move from one topic occur, and the highest bio accumulation in the last tropic level. जो फाइनल में सबसे ज्यादा बायो accumulation होगा, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी, तो सबसे ज्यादा बायो accumulation यहाँ पर पेलिकन्स में होगा, जो कि एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जो फिश पे हैं। सो ऑप्शन ई ऑप्शन करेक्ट है इसमें, जिसमें डीडीटी सबसे ज्यादा होगा वो है पेलिकन्स। तो यहाँ पर हमें ए और सी दिया है, ए और बी दिया है, ए ओनली दिया है, और डी ऑप्शन दिया है एट ई ओनली। तो ई में सबसे ज्यादा क्या होगा? बायो अकुमुलेशन होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एट ई ओनली। सही है, क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अबायोटिक कंपोनेंट पूछा है, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं और अबायोटिक कंपोनेंट का नाम दिया है, जैसे एनिमल, प्लांट्स, डिकम्पोजर्स और सॉइल। तो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है पूछा है, इट इज सॉइल, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद लेंगे हम विच इज एग्जाम्पल ऑफ द ब्रायोफाइटा, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। यस, ऑप्शंस आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, स्पायरोगायरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, ऑल दीज आर थैलोफाइटा। स्पायरोगायरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स सारे क्या है? थैलोफाइटा है। लास्ट ऑप्शन दिया है मर्केंशिया, ओके। लास्ट ऑप्शन हमें दिया है मर्केंशिया। सो मर्केंशिया, सरगैसम, दीज आर bryophytes. Mercantia is example of the bryophyta. So correct answer is Mercantia, ठीक है। Mercantia में क्या होता है? ये होते हैं बट रूट लाइक राइस प्रेजेंट होते हैं, शूट लाइक, लीफ लाइक पार्ट होते हैं, उस तरह के पार्ट होते हैं, मतलब डेवलप पार्ट नहीं होते। स्पायरोगायरा, उल्वा, यूट्रिक्स ये थैलोफाइटा में आते हैं, जिनमें भी ये डेवलप पार्ट नहीं होते हैं। सो ये जो है ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये थीन फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो थीन फिलामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, और जो थैलोफाइटा होते हैं वो रिबन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली ये दोनों भी एक्वेटिक होते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है हमने पढ़ा है एम्फीबियन, इसके रिप्रोडक्शन वाटर चाहिए, वैसे ये ग्रो है डैम्प कंडीशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो डी है, बिकॉज इट इज द एग्जांपल ऑफ इट इज एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा, मर्केंशिया है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4 is, which of the following groups have only non-biodegradable compounds? Which of the following groups have only non-biodegradable components? इसमें से कौन से हैं जो कि सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज वुड, पेपर, लेदर. Second option given is second, polythene detergent PVC. Polythene detergent PVC. Third is plastic detergent. Plastic detergent. उसके बाद है प्लास्टिक ग्लास एनिमल डंग. प्लास्टिक ग्लास एनिमल डंग. क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट. तो जिसमें सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है वो हमें देखना है. देखो यहाँ पर वुड दिया है, पेपर दिया है, लेदर दिया है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये तो नहीं आ सकता. पॉलीथीन डिटर्जेंट पीवीसी, these are non biodegradable substances components. प्लास्टिक डिटर्जेंट ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स है. प्लास्टिक ग्लास एनिमल डंग, तो इसमें एनिमल डंग दिया है, प्लास्टिक ग्लास ठीक है, बट सारे कंपोनेंट्स देखेंगे तो ये ऑप्शन नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स इसमें नहीं है. ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. तो ए ऑप्शन इज 1 and 4. 1 and 4. बी ऑप्शन दिया है ओनली 3. ओनली 3. देन सी ऑप्शन गिवन इज 2 and 3. 2 and 3. एंड ऑप्शन डी गिवन इज 1 and 1 and 3. ठीक है, तो इसमें देखो अब हमने जो सिलेक्ट किया है 2 और 3 जो कि कंपोनेंट्स, ये ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो हमें ऑप्शंस में यहाँ पर दिया है सी में कि 2 and 3 these are the groups having non biodegradable components. All components are non biodegradable. So second and third ये जो दिया है ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, which wavelength of harmful ultraviolet radiation, which wavelength of harmful ultraviolet radiations, UV radiations इसे लिखते हैं UV radiations, UV radiations is prevented by ozone layer, is prevented by ozone layer. So layer in entering the earth atmosphere, in entering earth atmosphere, earth atmosphere. ठीक है, तो इसमें से क्या वेवलेंथ होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप किया जाता है बाय ओजोन लेयर. तो वेवलेंथ दिया गया है हमें 210 to 300 नैनोमीटर, 120 to 210, 200 to 310 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है, so ये 200 to 300 नैनोमीटर
Option B is 200 to 310 nanometers. Option C given is 120 to 210, 120 to 210 nanometers. ये 210 है. And option D is 400 to 700 nanometer. 400 to 700 nanometer. अब देखो यहाँ पर कि ओजोन लेयर कौन से वेवलेंथ की यूवी रेडिएशंस को ट्रैप करता है ऐसे में पूछा गया है. सो इट इज गिवन 200 टू 310 नैनोमीटर और 310 नैनोमीटर. 200 से 310 तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या होता है, रेंज होता है. ठीक है, तो इस रेंज की जो भी वेवलेंथ की जो वेव्स है, जो रेडिएशन है, उसको क्या करता है, ओजोन लेयर ट्रैप करता है, उसको उसको एंटर करने से प्रिवेंट कर देता है. ठीक है, सो इट इज 200 to 310 nanometer. Question number 6. Question number 6 is, which gas is not responsible for global warming directly or indirectly? Which gas is not responsible for global warming? Global warming directly और इनडायरेक्ट. ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें देखना है कि इसमें से कौन से गैस है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, ऑप्शंस गिवन आर CO2, O3, NO2, N2. CO2, O3. Option C is NO2 and N2. NO2 and N2. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इट ट्रैप्स द रेडिएशंस, इट कैन एब्जॉर्ब द हीट. एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है, ऐसा पढ़ना है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. देन O3 हमने अभी देखा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि ये जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है इसका मतलब वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा. नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, और पोल्यूटेंट्स होते हैं इसलिए वो भी एनवायरनमेंट में हीट एब्जॉर्प्शन का काम. ठीक है, नाइट्रोजन फ्री एटॉमिक नाइट्रोजन जो है, या जो डायटोमिक नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज नॉट एनवायरनमेंट इन ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इनर्ट मॉलिक्यूल, so it is not responsible for global warming. So यहाँ पर जो गैस है which is not responsible for global warming is nitrogen gas, that is molecular nitrogen. Next question, question number 7. Question number 7 is, energy flow in ecosystem. Very simple question. Energy flow in ecosystem is options. Options are tetradirectional, tridirectional, tetradirectional, tridirectional, C, bidirectional, and option D is unidirectional. तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने बहुत बार किया है,
हमें पता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनी डायरेक्शनल, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो ऑलवेज ऑकर्स इन इकोसिस्टम इज यूनी डायरेक्शनल, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 is, in the given figure various tropic levels are shown, at which tropic level is the maximum energy available, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ऑलवेज मैक्सिमम एनर्जी होता है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है इससे पहले भी, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, in energy pyramid of terrestrial ecosystem, which of the following is present at the bottom of pyramid, ठीक है। in energy pyramid of a terrestrial ecosystem, which of the following is present at, which of the following is present at the bottom of the pyramid, at the bottom of the pyramid, ठीक है। So options given are primary consumer, second top consumer, top carnivores. Option C given is producer, and option D is secondary consumer, तो इसमें से कौन है जो कि बॉटम में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के बॉटम में डेफिनेटली कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। पिरामिड की बॉटम में, कोई भी पिरामिड हो उसकी बॉटम में कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इकोसिस्टम में, फूड चेन में, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ऑलवेज आपको कौन मिलेगा? प्रोड्यूसर मिलेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9 is, the following diagram shows a simple version of energy flow through food web. The following diagram shows a simple version of energy flow through food web. Energy flow through food web. What happens to energy having the decomposers? What happens to the energy having the decomposers? Energy having the decomposers. डिकम्पोजर्स के पास जो एनर्जी होता है उसके साथ होता क्या है, ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, ठीक है। फिगर दिया है, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो वी हैव हियर सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है, प्लांट से डिकम्पोजर की ओर,
बट डिकम्पोजर से एनर्जी कहाँ पर जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। व्हाट आर द ऑप्शंस? फर्स्ट, it is used by the decomposers itself. It is used by decomposers itself. Decomposers उसको यूज कर लेंगे एनर्जी को। ऑप्शन बी इज it is reflected from the surface of earth. It is reflected from surface of earth or from earth surface. अर्थ सरफेस से वो रिफ्लेक्ट किया जाता है एनर्जी जो भी डिकम्पोजर्स को मिलता है, ठीक है। एनर्जी जो कि डिकम्पोजर को मिलता है वो रिफ्लेक्ट होता है क्या, अर्थ सरफेस से। सी ऑप्शन दिया है, इट इज लॉस्ट एज हीट। इट इज लॉस्ट एज हीट। एंड ऑप्शन डी गिवन इज it is used in natural biocomposting. It is used in natural biocomposting. ये बायो कंपोस्टिंग में यूज किया जाता है। ये जो एनर्जी है बायो कंपोस्टिंग में यूज किया जाता है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द सिंपल वर्जन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू फूड वेव। ये एनर्जी फ्लो दिखाता है डायग्राम। व्हाट हैपन्स टू एनर्जी हैविंग द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के पास जो एनर्जी होता है उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो एक वो खुद यूज कर लेते हैं या वो ट्रांसफर कहाँ पर होता है, ऐसा हमें पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, देन इट इज लॉस्ट एज हीट। वो एज ए हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट होता है। एंड फाइनल, इट इज यूज्ड इन नेचुरल बायो कंपोस्टिंग। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज, देखो यहाँ पर वो यूज भी करते हैं बट यूज करने के बाद एनर्जी का क्या होता है, मतलब ट्रांसफर किसको होता है। हर ऑर्गेनिज्म यूज तो करेगा बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर सम पर्पज। तो ये यूज तो करते हैं बट दूसरे पर्पज के लिए, मतलब दूसरों को किसको वो ट्रांसफर होता है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो फ्लो है एनर्जी का वो डीकम्पोजिशन में यूज होता है, ठीक है। कंपोस्टिंग या बायो कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होता है उसमें ये यूज हो जाता है। इट इज लॉस्ट एज ए हीट, ये तो होने ही वाला है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये तो नहीं होगा। डी, इट इज यूज्ड इन नेचुरल बायो कंपोस्टिंग, सो यस, यहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो डिकम्पोजर करेंगे और वो जो एनर्जी है एक्सेसिव एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड इन द बायो डीकम्पोस्टिंग। सो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द एनर्जी इज यूज्ड इन बायो डीकम्पोस्टिंग और बायो डीकम्पोजिशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, which of the following gas is present in maximum amount in atmosphere। अब एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है नाइट्रोजन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे हम। इसके बाद देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज फेयरली स्टेबल एज कंपेयर टू मून। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ is fairly stable as compared to moon. It is fairly stable as compared to moon, and the reason is, this is because of किसकी वजह से है ये। ऑप्शंस गिवन आर बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, it is due to biosphere in the environment, lithosphere of the earth, or atmosphere of earth, and option D given is the atmosphere and none of these, none of these। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अराउंड द अर्थ, and it maintains the environmental conditions or the temperature around the earth। और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। गैसियस कंपोनेंट्स एज वेल एज वाटर वेपर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर अराउंड अर्थ। सो ये फेयरली स्टेबल होता है, मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। जैसे मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर जो हाई और बहुत कम हो जाता है नाइट। नाइट में वो वन -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इतना कम टेम्परेचर वहां पर रात में होता है। इसका रीजन ये है कि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जो कि इसको बल्ब की तरह काम करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा। बट एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंट है अराउंड अर्थ, वो इसको स्टेबलाइज कर सकता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। प्रेजेंस क्या है इसके अराउंड, एटमॉस्फेयर है। सो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से ये पॉसिबल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स सपोर्टेड इन एनी इकोसिस्टम। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स सपोर्टेड इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स कितने सपोर्ट किए जा सकते हैं, तो ये ऑन एन एवरेज हमें बताना है। ठीक है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज उसमें सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स क्या, हर इकोसिस्टम लेवल्स सपोर्ट किए, लगभग 4 ट्रॉपिक हर इकोसिस्टम में सपोर्ट किए हैं। अब कुछ में ये ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें किया कि एक्वाटिक बर्ड जो है वो 5th ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का ही पार्ट, बर्ड्स वो 5th ट्रॉपिक लेवल दिखाता है। बट ऑन एन एवरेज कितने ट्रॉपिक levels can be supported in all ecosystems? So options given are 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and last option is 4. So इसका जो सही आंसर है वो है 4। ऑन एन एवरेज लगभग 4 कंपोनेंट्स या 4 ट्रॉपिक लेवल्स को इकोसिस्टम क्या करता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज presence of dash dash is an indicator of pollution level in water। Presence of dash is an indicator of pollution level of water। ये वाटर की पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कौन होता है जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट कर सकता है? ऑप्शंस आर कलर, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, कलर, coliform bacteria। Option C is rhizobacteria and spiral bacteria। rhizobacteria ये एग्रोबैक्टीरियम है। and spiral bacteria it is the type of bacteria on the basis of structure। स्पाइरल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है। स्पाइरल बैक्टीरिया अलग अलग एनवायरनमेंट में हम उन्हें देख सकते हैं, यानी बेसिकली वो वाटर में ही होंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पर ही होंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। वाटर का पोल्यूशन लेवल अगर हमें देखना है तो उसमें हम सीओडी बीओडी चेक करते हैं। और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट किया जाता है नॉर्मली? सो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, क्योंकि वाटर का जो पोल्यूशन होता है वो बेसिकली सीवेज से हो सकता है, सीवेज वाटर से हो सकता है, यानी डर्टी वाटर से हो सकता है। सीवेज में कॉलीफॉर्म्स नॉर्मली दिखाई देते हैं या उसमें वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं।
तो सीवेज से अगर पोल्यूशन हो रहा है तो कॉलीफॉर्म तो डेफिनेटली होने वाले, क्योंकि वो गट में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की गट में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। ह्यूमंस के बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होते हैं। तो सीवेज से अगर पोल्यूशन हो रहा है या एक्वेटिक पोल्यूशन जो हो रहा है, उसका एक इंडिकेटर होता है कॉलीफॉर्म काउंट, कि उसमें पर 100 ml कॉलीफॉर्म का नंबर कितना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज वेदर इट इज पोटेबल और नॉट, और वेदर इट इज पोल्यूटेड और नॉट। ठीक है, तो पोल्यूटेड वाटर का एक इंडिकेटर जो होता है वो होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जैसे इस्चेरेशिया कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड होता है कि वेदर वाटर इज पोल्यूटेड और नॉट। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ इंडिकेटर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द ग्रीन प्लांट्स in a terrestrial ecosystem capture the energy of sun about the green plants capture energy from about energy of sun about, तो कितना एनर्जी प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं वो कितना एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, सन का कितना एनर्जी वो एब्जॉर्व करते हैं। तो हमें पता है कि % ऑफ एनर्जी इज ओनली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, अबाउट रिफ्लेक्ट बैक 90% तो रिफ्लेक्ट होती है, सिर्फ 10% इसमें यूज होता है। तो ऑप्शंस गिवन है, 90% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, 80% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, 70% एनर्जी इज यूज्ड एंड 10% एनर्जी इज यूज्ड। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10% ही यूज होता है, 90% तो रिफ्लेक्टिव होता है। So option D is correct. Only 10% of energy is used by the green plants of terrestrial ecosystem. So this is about environment management and ecosystem. In next lecture, we are going to study some more MCQs and related concepts. और कुछ MCQs हम इससे related study करेंगे। इसमें हमारे सारे MCQs, ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है फिर कवर हो जाता है। ठीक है, तो in next lecture we will study some more MCQs and concepts. Okay.